नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान में एक टॉपिक है समायोजन कुसमायोजन। कुसमायोजन में तनाव को कम करने की विधियां जो है, यह टॉपिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हर बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी प्रश्न पत्र सीटेट आरटेट जिसमें भी यह टॉपिक सिलेबस में रहा है वो सभी उठाकर अक्सर कोई भी ऐसा प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें इससे संबंधित प्रश्न ना पूछा गया हो। तो यह संबंधित विशेष बात यह भी है कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो उदाहरण के आधार पर होते हैं, तो इनको समझना है। इनके फैक्ट नहीं है कि यह किसने किया यह और है, इसलिए इसको समझना होगा। इसके उदाहरणों के द्वारा वो आज हम करेंगे। तनाव को कम करने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपने ईगो सेल्फ को बचाने के लिए प्रयास करता है वो सभी चेतन अवस्था में किए जाते हैं। जैसे बाधाओं को दूर करना, काम में जो भी अड़चन या बाधा आ रही है उसके लिए उपाय करना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो इंग्लिश में बार बार फेल हो जाता है, तो उसको इंग्लिश का ट्यूशन रख दिया और उससे उसकी इंग्लिश सुधर गई और वह पास हो गया। इस तरह से उसने अपनी बाधा का निवारण कर लिया। लक्ष्य का प्रतिस्थापन से मतलब अपने लक्ष्य को उसकी जगह दूसरे उससे कम में या दूसरा स्थापित करना। जैसे मान लीजिए कोई आईएएस करना चाहता है और उसके लिए बार बार प्रयास कर रहा है और बार बार असफल हो रहा है, तो वह उसके नीचे के स्तर पर कोई भी अपना लक्ष्य स्थापित कर, जैसे मान लीजिए बैंक की या कोई भी जॉब प्राप्त वह कर सकता है। अन्य मार्ग खोजना, अन्य मार्ग से मतलब है कि जिस क्षेत्र में वह प्रयास कर रहा है उसका बदल देना। ये तरीका नहीं कोई पाने का तो उसके लिए दूसरा तरीका लेना। विश्लेषण और निर्णय के अंतर्गत आपने जो भी काम किया अब तक उसका सफल नहीं होने में क्या कारण रह गया, उनका विश्लेषण करना। क्या कमी रह गई, उस चीज़ का विश्लेषण जान करके आगे हमें क्या करना है ये निर्णय ले लेना। तो ये सभी जो होती है ये प्रत्यक्ष विधि है, ये सभी चेतन अवस्था में की जाती है। अप्रत्यक्ष विधियाँ या रक्षा युक्तियाँ जिन्हें मनोरचनाएं कहते हैं, ये ऐसी होती हैं जब हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपने स्वयं का जो है वो समाधान नहीं, अपने स्वयं का संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तब हम जिन युक्तियों का प्रयोग लेते हैं वो सभी हमारी रक्षा युक्तियाँ कहलाती हैं। क्योंकि हमारे ईगो का सुरक्षित रखने के लिए हमारा अर्धचेतन मन और अचेतन मन अपने आप ही काम करता रहता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि कब उसके स्वयं के या उसके अहम के ईगो के संरक्षण के लिए कब अचेतन और अर्धचेतन मन काम कर रहे होते हैं। ये विभिन्न रक्षा युक्तियां हैं जिनको आज हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दमन, रिप्रेशन। दमन के अंतर्गत किसी भी बात को या किसी भी अप्रिय घटना, अप्रिय स्थिति जिससे व्यक्ति बचना चाहता है, जो उसे अच्छी नहीं लगती है, उसे अपने जीवन से बलपूर्वक हटा देना या जानबूझकर हटा देना। जैसे मान लीजिए घर में किसी जवान बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसकी माँ के सामने उस बच्चे से संबंधित यादों को हटा देना, उसके फोटोग्राफ्स हटा देना, उसके कपड़े हटा देना। इस तरह से उस चीज़ से हटने का प्रयास करना दमन कहलाता है। शमन, समन में भी यही होता है कि अपनी बात को वह जानबूझकर हटाई जाती है। अंतर इतना है कि यह शांतिपूर्वक होती है, यह बलपूर्वक होती है, यहाँ शांतिपूर्वक होता है शमन में। जैसे जिस भी अप्रिय घटना या स्थिति से बचना चाहता है तो उसके लिए अपने आप को यह कह करके तैयार कर लेना कि जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज़ को छोड़ो, अपने मन को समझा लेना। यहाँ पर मन को समझाना होता है। जैसे मान लीजिए दूध वाले से झड़प हो गई और उसकी बात से हमारा पूरा दिन खराब हो रहा है, तो हम ये सोच ठीक है जाने दो ना, अब जो हुआ सो हुआ, आगे उससे अपन दूध नहीं लेना, अपने मन को समझा लेना, वो हमारा कहलाता है शमन। प्रतिगमन, प्रतिगमन के अंतर्गत होता, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। अर्थात व्यक्ति अपनी पीछे की स्थिति में जो आयु वर्ग आज है उससे निम्न स्तर के आयु वर्ग का वह कार्य करने लगता है। उदाहरण के लिए एक छोटा बालक घर में जब आता है तो उससे बड़ा बालक को उसका प्यार पाने के लिए वह उस बालक के जैसी हरकतें करना,
जैसे 3 साल का बच्चा है मान लीजिए, और घर में नया बालक आया है तो वो भी अंगूठा चूसता है, वो भी गुठालिया चलता है। वो इसलिए कर रहा होता है कि वो प्यार पाना चाहता है उस बच्चे की भांति जो उस छोटे बच्चे को मिल रहा है। तो यही प्रतिगमन है। या फिर जैसे मान लीजिए एक विवाहित जो युवक है और वो अपनी किसी भी दुखद घटना के कारण अपनी माँ का प्यार पाने के लिए अपने माँ के पल्लू में आंचल रख करके और रोता है, तो वह उसका ऐसी जो युक्ति वहाँ तक प्रतिगमन कहलाती है, अर्थात वह पीछे की स्थिति में लौटता, अपनी आयु से नीचे के स्तर को अपने अहम को सुरक्षित रखने के लिए वह पीछे की स्थिति में लौटता है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण के अंतर्गत होता है कि अपने कोई भी दोष या कमियां दूसरों पर आरोपित कर देना, और ऐसा जानबूझ कर देना। उसे पता भी है अपनी वास्तविक स्थिति का, पर भी वह उसे अपनाना नहीं चाहता, वह अपना दोष दूसरों पर डाल देता है, वह प्रक्षेपण कहलाता है। मान लीजिए जैसे कोई अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करता है और फिर वह उसमें सफल नहीं हो पाता है, तो वह अपने ट्यूशन, अपने कोचिंग संस्थान को दोष देता है, पेपर सेटर को दोष देता है कि इस प्रकार का पेपर बना लिया गया था। तो वहाँ पर प्रक्षेपण कहलाता है, यानी कि वास्तविक स्थिति से हट करके वो दूसरे पर अपने दोषों को आरोपित करना चाहता है। युक्तिकरण में भी ऐसा ही होता है कि व्यक्ति किसी युक्ति या तर्क का सहारा लेकर के उस स्थिति से बचना चाहता है और अपने स्वयं का जो है वो संरक्षण करता है। इन दोनों में अंतर यह हमें समझना है कि कई बार इसमें उदाहरण से संबंधित हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका किस तरह से कि प्रक्षेपण के अंतर्गत किसी व्यक्ति का उसमें संलग्न होना जरूरी है, उस चीज को, जिस भी वस्तु या उस चीज का सहारा ले रहा है वो बचने का, उसमें उसका प्रेजेंट होना, उसका यूज करना जरूरी है। जबकि युक्तिकरण के अंतर्गत व्यक्ति केवल मानसिक अपनी कोरी कल्पनाओं के आधार पर उस चीज का सहारा ले सकता, जैसे अंगूर खट्टे हैं। मैं इन दोनों का आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अधिक की और उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाया, तो वह अपनी स्वयं की कमी ना मान करके किसी ट्यूशन वाले की या उसको दोष दे देना। जबकि युक्तिकरण के अंतर्गत ऐसा होगा कि व्यक्ति ने ये कहकर मुझे तो शिक्षक बनना ही नहीं था, मैं तो पिताजी के कहने से एग्जाम दे आया था। तो यहाँ पर इन दोनों उदाहरण में बात यह है कि व्यक्ति ने पूरा प्रयास किया नहीं अपना और दोष दे दिया कि मुझे बनना ही नहीं था, अपने आप को सुरक्षित रख लेना, किसी तर्क या युक्तिकरण का सहारा देता है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के अंतर्गत व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना, यह बात ध्यान रखने के। जिस तरह से मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि जो समाज में शोभनीय नहीं है, उसको मालूम है, उसकी इच्छा तो वही काम करने की है, लेकिन उसे यह भी पता है कि मेरे द्वारा यह किया गया व्यवहार समाज में शोभनीय नहीं है, तो वह उसके विपरीत व्यवहार करता है। जैसे एक सौतेली माँ अपनी बच्ची को इसलिए प्यार अधिक कर रही है सबके सामने दिखाने के लिए कि वह एक बहुत अधिक अच्छी माँ है और उस बच्ची को प्यार करती है, वास्तव में वो है उस बच्ची को इतना अधिक नहीं चाहती। यहाँ पर ये व्यवहार के विपरीत व्यवहार किया गया। इसी तरह से ऐसा भी होता है, जानवरों में भी यह देखा जाता है कि मान लीजिए जैसे खरगोश के सामने बिल्ली आ जाने पे उसकी तुरंत आंखें बंद हो जाना, कबूतर के सामने बिल्ली आ जाने पर कबूतर की आंखें बंद हो जाना। आंखें बंद से तात्पर्य है वो उस स्थिति का सामना ही नहीं करते, उससे पहले अपने आप को मान लेते कि वो सामने नहीं है। ये होता है व्यवहार के प्रति विपरीत व्यवहार करना। विस्थापन या पलायन, विस्थापन या पलायन के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी ऐसी स्थिति से हट करके विपरीत करता है। जैसे इसके अंदर एक बात यह भी ध्यान रखने की होती है कि जो भी वह विपरीत व्यवहार करेगा वह उससे कमज़ोर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक अफसर से, कोई कर्मचारी है जो अपने अफसर से डांट खाता है, तो वह घर आकर के अपने बीवी या बच्चों पर वह गुस्सा निकालता है क्योंकि वह अफसर को कुछ भी नहीं कह पाता है।
तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन लेकर के घर आता है और उन बच्चों पे उतारता है, तो वो पलायन या विस्थापन के अंतर्गत आता है। उदातीकरण, उदातीकरण शोधन या मार्गांतरीकरण, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी जो भी ऐसी अपनी इच्छाएं हैं या जो समाज बुरी दृष्टि से देखता है, वह उनका इस तरह से कला के माध्यम से शोधन करता है ताकि वो जो समाज में मन है, जिसको समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, इसको साधारण शब्दों में समझो तो एक बुरी या अप्रिय स्थिति, एक बुरी या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वह एक बुरी या विस्थापन या पलायन के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा कोई भी सृजनशील या मौलिक कार्य, ऐसे इसमें ध्यान रखने वाली यह बात है कि जो व्यक्ति है वो समाज में जो भी मान्य है ऐसे काम वह करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने जब अपने पति को ज्ञान दिया तो उन्होंने अपना, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत कामिस व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको बताया कि जितनी आसक्ति आपकी मुझ में है, यदि यही आसक्ति प्रभु श्री राम के प्रति होती तो आज आपका कल्याण हो गया होता। तुलसीदास जी को वो बात वहीं पर लग जाती है और वो आकर के अपने समय का शोधन करके अपने और एक बहुत अधिक अच्छी रचना रामचरितमानस रच डालते हैं। तो यहाँ पर यह जो क्रिया ये उदातीकरण संशोधन के अंतर्गत आती है, अर्थात अपनी बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदल लेना। दीवार सपने, दीवार सपने का अर्थ होता है दिन में सपने लेना, जागते हुए अर्थात ख्वाबों में रहना, अपने सपने बुना। जो स्थिति बालक पाना चाहता है, जिस स्थिति को चाहता है, वो प्रत्यक्ष में ना पा करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने मानसिक पूरी कल्पनाओं के द्वारा उनको प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई बच्चा अपनी कक्षा में प्रथम आना चाहता है, वो उसके लिए प्रयास करने के बजाय अपने दिमाग में ख्वाबी पुलाव बनाता है कि मैं कक्षा में प्रथम आया, शिक्षक मुझे प्राइज दे रहे हैं, बच्चों के सामने तालियां बजाई जा रही है, वह ऐसी जो कल्पना करता है वो दीवार सपने कहलाता है। तो एक इस बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि दीवार सपने गलत नहीं होता है, दिन में सपने देखना गलत है। कुछ स्थिति में यह अच्छी स्थिति भी होती है कि इससे रचनात्मक विचार आए तो, लेकिन अति बहुत बुरी होती है, क्योंकि अति का तात्पर्य है व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष स्थिति का सामना नहीं करता है, वह कल्पना लोक में विचरण करता ही रहता है। तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। तादात्म्यकरण, इस युक्ति में व्यक्ति अपने जो भी आदर्श होता है जिसको वह स्थापित करना चाहता है उसके जैसा बनने का प्रयास, उसी को ही मान लेता है। जैसे एक बच्चा जो घर में देखता है कि उसके दादाजी का कितनी चलती है, उसके दादाजी का कहना सभी मानते हैं, तो वह बच्चा दादाजी के समान ही नकल करता है। जैसे उनकी छड़ी लेकर चलना, उनका गमछा जैसे वो रहते हैं उस तरीके से रहना। सामान्य जीवन में देखा जाता है कि जो बच्चों के युवावस्था में भी देखते हैं और है कि जो उनके नायक होते हैं वो उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनकी जैसी कटिंग हेयर कट अपनाते हैं, उनके जैसे कपड़े अपनाते हैं, इस तरह से वो तादात्म्य स्थापित करते हैं। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को वह किसी दूसरे उदाहरण द्वारा या माध्यम द्वारा पूर्ति करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की की हाइट कम है तो वह हिल मतलब हाई ऊंची एड़ी की सैंडल पहन करके अपनी कमी को दूर कर लेना। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तुतला के बोलता है तो वह अपना तोतलापन कम करने के लिए मुख में पान दबा लेना या कुछ हो रहा है ताकि दूसरों को ये लगे कि यह तो पान की वजह से तुतला के बोल रहा है, वास्तव में ये तुतलाता नहीं है। तो इस तरह से अपने अहम की जो है वो ईगो की जो है वो सुरक्षा की जाती है। आक्रामकता, आक्रामकता के अंतर्गत जब कोई स्थिति सामान्य नहीं होती है तो उस समय व्यक्ति थोड़ा बहुत या बहुत अधिक क्रोध करके अपनी स्थिति को सामान्य करना चाहता है। यह स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि साधारण तौर पर तो यह उचित है, लेकिन जब कभी यह बहुत अधिक आक्रामकता हो जाती है तो यह रक्षक की जगह भक्षक के रूप में काम होती है। तो इसलिए बहुत अधिक स्थितियों में यह काम में नहीं आती है। पृथक्करण, पृथक्करण से तात्पर्य है
कि व्यक्ति अपनी जो है अप्रिय स्थिति या दुखद घटना से अपने आप को एकदम से अलग कर लेना। जैसे मान लीजिए कोई किसी बालक से झगड़ा रहता है, उसे तो उससे दूर ही रहना, या किसी लड़की को ससुराल में अच्छा प्यार नहीं मिलता है तो वह वहाँ से हट करके अपने पीहर रह जाना, उस स्थिति से हट करके दूसरी जगह रह जाना। तो वह होता है पृथक्करण, अपने आप को उस जगह से अलग कर लेना। खंडन के अंतर्गत व्यक्ति उन्हीं बातों का खंडन करता है, उसको पता है कि यह सच है लेकिन फिर भी जानबूझकर मानने को तैयार नहीं होता है कि ऐसा हुआ है। इसके साथ ही वह अपने स्वयं का जो है वो संरक्षण अपने स्वयं का जो है करता है। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कोई प्रतिभा संपन्न कोई व्यक्ति है और उसके कोई बालक है जो शराब पीता है, और सबके सामने कहा जाए कि आपका बेटा शराब पीता है, उनको मालूम है कि उनका बेटा शराब पीता है, लेकिन फिर भी सभी लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह उस चीज़ का खंडन करता है कि मैंने तो उसे आज तक कभी नहीं देखा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो यह कुछ युक्तियाँ होती हैं जैसे खंडन। ये युक्तियाँ आज हमने पढ़ी।